सोवियत संघ के साथ कोल्ड वॉर में यूएस नेवी ने एक ऐसी शिप रेडी कर ली थी जो पानी में सिर्फ तैरती ही नहीं बल्कि वह पानी में उड़ती भी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यूएस नेवी को इस शिप को डीकमीशन करना पड़ा। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। 1960 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, जिसमें दोनों देश अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर दिखाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें कुछ ऐसे हथियार और बैटलशिप चाहिए थे जिसे देखकर सामने वाला देश डर सके। वर्ल्ड वॉर में यूएस आर्मी ने अपना दम दिखा दिया था, तो सोवियत यूनियन ने कुछ ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन बना ली थी जिसके कारण यूएस आर्मी उनसे डरने लगी थी, क्योंकि यूएस नेवी इन सबमरीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ये सबमरीन 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी और ये सोनार के रेडार में भी डिटेक्ट नहीं होती थी, जिस वजह से सोवियत यूनियन की ये सबमरीन यूएस नेवी की शिप को टारगेट बना के डिस्ट्रॉय कर देती। और अगर ये सबमरीन रेडार में डिटेक्ट भी हो जाती तो भी यूएस नेवी की शिप इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, जिसका सबसे बड़ा कारण इस सबमरीन की स्पीड है। उस समय के टॉर्पीडो की स्पीड भी इस सबमरीन से काफी स्लो थी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी और इससे निपटने के लिए यूएस नेवी को एक ऐसी शिप चाहिए थी जो सबमरीन से भी तेज चल सके। जो चीज यूएस नेवी को चाहिए था उसे इटालियन साइंटिस्टों ने 1906 में बना चुके थे, जो अंडर वाटर विंग की मदद से तेज चल सकती थी। ये अंडर वाटर विंग बोट के नीचे लगी होती थी और जब बोट स्पीड पकड़ती थी तो पानी के प्रेशर की वजह से विंग ऊपर हो जाती थी। इसकी वजह से बोट पानी के बाहर आ जाती थी और सिर्फ विंग ही पानी के कांटेक्ट में रहता था। इस कारण बोट पर फ्लूइड ड्रैग कम हो जाता था और बोट की स्पीड बढ़ जाती थी। इस प्रोजेक्ट को हाइड्रोफॉइल का नाम दिया गया। इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें कई सारी एडवांसमेंट भी की गई और 1950 में इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल यॉट और बोट्स में भी अप्लाई करी गई। ये आइडिया यूएस आर्मी को बेहतर तो लगा। इसमें एक प्रॉब्लम थी कि यह सिर्फ लेक या फिर शांत पानी में चल सकती थी, लेकिन यूएस आर्मी को ऐसी शिप चाहिए थी जो समुद्र की लहरों में तेज चल सके। इसके लिए यूएस नेवी ने इस डिजाइन में कुछ चेंजेस किए, जिसमें उन्होंने इन विंग्स को फ्लैट करके पानी में पोजीशन किया ताकि इतनी तेज लहरों में भी बोट अपनी स्पीड मेंटेन कर सके। एक डिजाइन के बाद यूएस आर्मी को यकीन हो गया कि वह सोवियत यूनियन की सबमरीन से जीत सकते हैं। यूएस आर्मी ने हाइड्रोफॉइल के 4 प्रोटोटाइप बना ली थी। इसमें सबसे बड़ी यूएसएस प्लेन व्यू थी, जिसकी स्लो स्पीड उतनी थी जितनी एक कॉम्बैक्ट शिप की हाई स्पीड थी। इसमें 14,000 हॉर्स पावर के इंजन लगे थे, जो कि F4 फैंटम फाइटर जेट के इंजन थे। इन इंजन की मदद से यह शिप 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी और इसमें जेट इंजन इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी अवेलेबल था, जिससे ये 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक अटेन कर सकती थी। इसमें ऑटो कंट्रोल का ऑप्शन भी डाला गया था ताकि ये 10 फीट की लहरों में भी चल सके। इन सब चीजों की वजह से यूएस नेवी ने 4 शिप को बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन इनको बनाने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया, तकरीबन 14 साल का समय। लेकिन 1974 तक कुछ और ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जो सबमरीन को डिटेक्ट करके उन्हें हेलीकॉप्टर से खत्म कर सके। इन हाइड्रोफॉइल शिप के फायदे से ज्यादा इनके नुकसान थे। इन पर बाकी कॉम्बैक्ट शिप के मुकाबले ज्यादा लोड नहीं डाल सकते थे, जिसका मतलब था कि ये ज्यादा हैवी वेपन नहीं लोड कर सकते थे। इन शिप्स में फ्यूल भी बाकी शिप्स के मुकाबले ज्यादा यूज होती थी, जो बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। ये हाइड्रोफॉइल शिप एक कंट्रोवर्सी बनकर रह गई थी और ज्यादातर लोग ये नहीं चाहते थे कि नेवी का मैक्सिमम बजट उन चीजों पर ना चला जाए जो कि कम पैसों में भी हो सकता है। कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को जवाब देना था, इसलिए 6 हाइड्रोफॉइल शिप को पेट्रोलियम के लिए तैयार की गई, जिनको पेगासस ग्लास हाइड्रोफॉइल का नाम दिया गया। 10 साल तक यह शिप सर्विस में रह गई और 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कोल्ड वॉर खत्म हुआ और 1994 में इन हाइड्रोफॉइल शिप को डीकमीशन कर दिया गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।